तो भाई जिस बंदे ने पूरी मूवी में भोकाल मचा रखा था वो रिमांड कर तो गया। सो ऑब्वियसली अब ये सवाल दिमाग में घूम रहा होगा कि अब लैरी का क्या होगा। लैरी को रोल कौन करेगा और वो कौन होगा जो रहमान की गद्दी संभालेगा, हमजा या फिर रहमान का राइट हैंड उजैर। और सबसे ज्यादा क्यूरियस क्वेश्चन, क्या मूवी में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं और हम पार्ट 2 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को और भी डिटेल में समझते हैं और एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के हिडन मीनिंग्स को भी डिकोड करते हैं। बट बिफोर वी जंप इन, हिट द लाइक बटन और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे जैसे छोटे क्रिएटर के लिए इट जेन्युइनली मींस अ लॉट। तो बेसिकली धुरंधर की स्टोरी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जहाँ चैप्टर 1 स्टार्ट होता है टाइटल के साथ द प्राइस ऑफ पीस, जहाँ टाइम होता है ईयर 1999, जब 5 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लेते हैं। जहाँ इस हाईजैकिंग के पीछे उनका मोटिव था पाकिस्तान के 3 बड़े इस्लामिक टेररिस्ट को जेल से रिहा करवाना, जिनके नाम थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर। तो हाँ, ये वही 3 टेररिस्ट थे जो कश्मीर टेररिज्म से जुड़े हुए थे। यह हाईजैकर्स की डिमांड क्लियर थी, तुम इन तीनों को आजाद करो और अपने पैसेंजर्स को बचा लो। और फिर मजबूरी में आके सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों को छोड़ देती है, जिसका असर हम आगे देखते हैं। फिर टाइम जंप होता है और हम पहुंचते हैं 2001 के पार्लियामेंट अटैक पे, जहाँ कुछ टेररिस्ट फेक स्टिकर्स और फेक आईडीज का यूज करके एक व्हाइट एम्बेसडर कार से पार्लियामेंट एरिया में इंटर होते हैं और 6 दिल्ली पुलिस ऑफिसर, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटीज और एक माली को मार डालते हैं। इन अटैक के पीछे उनका मोटिव था पार्लियामेंट्री एमपीज को मारना और इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करना। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और इस अटैक का मास्टरमाइंड रिवील होता है, जो था मसूद अजहर, वही बंदा जिसे 99 की डील में रिलीज किया गया था। फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 2 स्ट्रेंजर इन द लैंड्स ऑफ शैडोज। ईयर होता है 2004, जहाँ एंट्री होती है हमजा की। उसकी यह बैक स्टोरी दिखाकर मूवी हमारी क्यूरियोसिटी जानबूझकर हाई रखती है और फिर आगे धीरे धीरे सब कुछ रिवील करती है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। जहाँ हमजा पाकिस्तान बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के लियारी टाउन में इंटर होता है, जब उसका मेन गोल था रहमान डकैत का भरोसा जीतकर उसकी गैंग में शामिल होना। लेकिन यह सुनने में जितना इजी लगता है उतना नहीं था और इसीलिए वो अपने स्लीपर सेल से मिलता है और उसके साथ ही रहने लग जाता है। अब यही सी चीजें अनफोल्ड होना स्टार्ट होती है, क्योंकि हम जानने लगते हैं कि हमजा कौन है और उसका असली मकसद क्या है। तो बेसिकली अजय सानियाल, जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उन्होंने 1999 और 2001 के अटैक के बाद गवर्नमेंट के अप्रूवल से ऑपरेशन धुरंधर इनिशिएट किया, जिसमें उनका प्लान था अपने एसेट को पाकिस्तान भेजना ताकि वो पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड माफिया और उनकी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट कर सके और उन गैंग्स की प्लानिंग और अपकमिंग अटैक्स की जानकारी इंडियन इंटेलिजेंस को मिल सके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, अजय सानियाल ने इस ऑपरेशन के लिए क्रिमिनल्स को चुना था, मींस ऐसे लोग जो या तो फांसी की सजा काट रहे थे या फिर उम्र कैद की। फिर इन क्रिमिनल्स को हाईली ट्रेन करके पाकिस्तान भेजा गया, जिनमें से एक था जसकिरत सिंह रांगी यानी हमजा। मैंने जैसे ये नाम सुना, मैंने इंटरनेट की शक्तियों का पूरा यूज किया, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला जिससे मैं ये कह सकूं कि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। अब बात करते हैं लैरी टाउन और उसके गैंग्स की। तो यहाँ टोटल 3 लोगों की गैंग्स रूल करती है, रहमान डकैत, बाबू डकैत और अरशद पप्पू। हर गैंग लैरी के एक स्पेसिफिक एरिया पे राज करती है और एक दूसरे के एरिया को कॉन्कर करने की फिराक में रहती है, जिससे यहाँ लगातार गैंग वॉर चलता रहता है। और हिस्ट्री भी यही बताती है कि बाबू डकैत और अरशद पप्पू की गैंग का रहमान डकैत की गैंग से कट्टर दुश्मनी थी, जिसे हम मूवी में भी देखते हैं। अब आता है स्टोरी पे, जहाँ हमजा को खबर मिलती है कि बाबू डकैत का प्लान है रहमान के बेटे फैजल को मारने का। ये हमजा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें उसका प्लान होता है फैजल को बचाना और सीधा रहमान की गैंग में शामिल हो जाना। लेकिन वो फैजल को तो नहीं, बट लकीली रहमान के छोटे बेटे को बचा लेता है और ऐसे हमजा रहमान की गैंग में इंटर हो जाता है। और रियल लाइफ की बात करें तो रहमान के बड़े बेटे की मौत भी सेम ऐसे ही वेडिंग सेरेमनी में हुई थी, जैसे हमने मूवी में देखा था। और ऐसे कई सारे इवेंट्स है जो मूवी बड़े स्मार्टली दिखाती है, जिसके लिए आदित्य थार को एक सैल्यूट तो बनता है। अब आता है चैप्टर 3 पे, जिसका टाइटल है बास्टर्ड किंग्स ऑफ लैरी। तो इस चैप्टर में हम मूवी के पॉलिटिकल एंगल को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पॉलिटिशियन जमील, जो रियल लाइफ में नबील गोबल से इंस्पायर्ड है, वो रहमान को इलेक्शन की वजह से बदला नहीं लेने को कहता है, क्योंकि इस चीज का असर इलेक्शन पे ना पड़े। लेकिन एंड में हमजा के सजेशन के बाद रहमान बाबू डकैत को मारने का फैसला करता है और फिर स्टील चौक में हजारों भीड़ के सामने बाबू डकैत को मार डालता है, जिससे उसकी दहशत और पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी इवेंट्स के साथ स्टार्ट होता है चैप्टर 4 बुलेट्स एंड रोजेस। तो बेसिकली यहाँ हम रहमान डकैत और पीपीपी के कनेक्शन को देखते हैं, जहाँ रहमान की बदौलत पीपीपी इलेक्शन जीत लेती है। और यही एंट्री होती है कुछ मेजर कैरेक्टर्स की, जैसे खनानी ब्रदर्स, जिनका नाम रियल में भी सेम ही था। तो खनानी ब्रदर्स रहमान की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर उसे पॉलिटिशियन में आने का सजेशन देते हैं और उसे एक मीटिंग में बुलाते हैं, जहां हम पहली बार मेजर इकबाल को भी देखते हैं। तो यहाँ मेजर इकबाल का कैरेक्टर रियल लाइफ टेररिस्ट इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है।
अब अगर इस सीन को ध्यान से देखो तो हमें यहाँ डेविड हेडली भी दिखाई देता है, वही बंदा जिसने 26/11 के अटैक का ग्राउंड सर्वे किया था। और ये वही इंसान है जिसने अपने बयान में भी ये बताया था कि 26/11 के अटैक में मेजर इकबाल की कितनी बड़ी भूमिका थी। Headley, seen here in this FBI interrogation video, traveled the world on a U.S. passport, setting up the logistics for terrorist attacks. He was in Pakistan, working with Elias Kashmiri, one of the operational leaders of Al-Qaeda. इसके बाद मेजर इकबाल रहमान को गन्स की रिक्वायरमेंट बताता है और रहमान पैसे की लालच में आके इस डील को भी हाँ बोल देता है। लेकिन फिर मेजर इकबाल गन्स की असली वजह बताता है, जहाँ उसका प्लान होता है इसी गन्स की मदद से गुजरात में अटैक करवाना। और इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ स्टार्ट होता है चैप्टर 5, जिसका नाम है जिन, जहां हम देखते हैं चौधरी असलम को। तो हाँ, चौधरी असलम भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर था जिसने पाकिस्तान के कई बलोच आतंकवादियों को मार गिराया था और पाकिस्तान के गैंग वॉर को खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो बेसिकली जमील रहमान के बढ़ते पॉलिटिकल कनेक्शन से डरकर उसके सबसे बड़े दुश्मन चौधरी असलम को काम पर लगा देता है और फिर जमील की वजह से असलम चौधरी फुल पावर में आता है और रहमान को मारने के लिए एक प्राइवेट लैरी टास्क फोर्स बना देता है। इसके पैरेलल हमजा 3 अक्टूबर को गुजरात में होने वाले अटैक को रोकने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को अटैक की इंफॉर्मेशन देता है और साथ ही जमील की बेटी को प्यार में फंसाकर उसे जमीर पर नजर रखने को कहता है। और फिर जैसे ही उजैर और हमजा मेजर इकबाल को गन्स देने निकलते हैं, वैसे ही चौधरी असलम रहमान को अकेला पाकर उसे बीच रास्ते से उठा लेता है। उसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर 6 द डेविल्स गार्डियन, जहाँ रहमान के एब्डिक्शन की खबर हमजा तक पहुंचती है और गुस्से में आकर हमजा रहमान के घर जाकर घर के कुक अखलाक को टॉर्चर करता है, जहाँ वो उसकी 4 उंगलियां काट देता है और तब जाकर अखलाक जमील और चौधरी असलम के प्लान के बारे में बताता है। इसी बीच जमील की बेटी हमजा को एक वीडियो भेजती है जिसमें जमील, अरशद पप्पू और चौधरी असलम मिलकर रहमान को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और इसी वीडियो के थ्रू हमजा जमील को ब्लैकमेल करता है और उससे लियारी टास्क फोर्स का एड्रेस निकलवाता है। इसके बाद हमजा वहां जाकर सभी ऑफिसर्स को टॉर्चर करता है और उनका वीडियो असलम को भेज देता है, जिसके बाद अपने लोगों को बचाने के लिए चौधरी असलम रहमान डकैत को छोड़ देता है। इसके बाद आता है चैप्टर 7 द बटरफ्लाई इफेक्ट, जहाँ रहमान अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, पीपल्स अमन पार्टी, और फिर पीपीपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला करता है, जिसकी खुशी मनाने के लिए वो सभी खनानी ब्रदर्स के प्लेस पर चले जाते हैं, जहाँ हम एक बार फिर मेजर इकबाल को देखते हैं। अब तक हमजा को लगता है कि उसने आईबी को सही टाइम पर इंटेल देकर अटैक को रोक दिया है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अटैक को रोका नहीं गया, बस 3 अक्टूबर से 26 नवंबर को शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ सब लोग 26/11 अटैक का जश्न मना रहे होते हैं और मेजर इकबाल इंडियन मीडिया की लाइव कवरेज से मिल रही इन्फॉर्मेशन को सीधे आतंकियों तक पहुंचा रहा होता है। और इसी सीन में आदित्य धार रियल फुटेज और मेजर इकबाल की रियल कॉल रिकॉर्डिंग को भी दिखाते हैं। और जब हमजा इन सबको 26/11 अटैक को सेलिब्रेट करते देखता है तो वो डिसाइड करता है हर उस इंसान को मारने का जो इस अटैक का जश्न मना रहा था। इसके बाद वो जमील और चौधरी असलम के साथ टीम अप कर लेता है और जमील की बेटी से शादी कर लेता है और यही से स्टार्ट होता है चैप्टर 8 A2 ब्रूटस, जहाँ सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमजा गाड़ी जंगल की साइड ले जाता है, रहमान खतरे को भाप लेता है और वो हमजा को गाड़ी रोकने को कहता है। लेकिन जब हमजा उसकी बात नहीं मानता तब रहमान और हमजा चलती गाड़ी में भी लड़ने लग जाते हैं, जिसके रिजल्ट में गाड़ी जाकर एक पोल से टकरा जाती है और इसके बाद हमजा जंगल में भाग जाता है, जहाँ डोंगा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमजा और डोंगा की एक इंटेंस रॉ फाइट और इसी के पैरेलल हम रहमान और चौधरी असलम की फाइट को भी देखते हैं। इसके बाद हमजा डोंगा को मारकर चौधरी असलम को ज्वाइन करता है, लेकिन यार रहमान हमजा पर भी भारी पड़ने लगता है और तभी एक ओपनिंग पकड़कर असलम रहमान के गले पर गोलियां मार देता है, क्योंकि यह हमजा का प्लान था कि रहमान हॉस्पिटल पहुंचने तक जिंदा रहे ताकि उसकी मौत का शक सीधा हमजा पर न आए। और वैसे भी उसका ओरिजिनल प्लान कभी भी रहमान को मारना था ही नहीं। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि रहमान कभी भी मेजर इकबाल को गन्स देना बंद नहीं करेगा, तब जाकर हमजा रहमान को मारने का डिसीजन लेता है। और अगर रियल लाइफ की भी बात करें तो यहाँ भी रहमान की डेथ एक इनकाउंटर में ही हुई थी। अब बात करते हैं एंडिंग सीन की, जहाँ हम हमजा को एक डायरी में रहमान डकैत के नाम को कट करते हुए देखते हैं, जिसका मतलब साफ है रहमान डकैत इज नो मोर। लेकिन उसी डायरी में हमें हमजा के नए टारगेट्स दिखाई देते हैं, जिनके नाम थे मेजर इकबाल, जावेद खनानी, सईद मीर, अब्दुल भुट्टो और अजम चिन। और ये वही लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से 26/11 अटैक में कनेक्टेड थे। और इन सब के नीचे हम देखते हैं बड़े साहब के नाम को, जिसके सामने एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि हमजा को भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये बड़े साहब कौन है। यानी स्टोरी क्लियरली पार्ट 2 के लिए एक सेटअप का काम करती है। और फिर हम जब पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं तो हमें यहाँ अंदाजा मिलता है कि पार्ट 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ हमजा आगे चलकर रहमान की गद्दी संभालेगा और लैरी को रूल करेगा, जहाँ वो मेजर इकबाल और 26/11 के बाकी बचे कल्प्रिट्स को मारेगा। क्योंकि धुरंधर के ट्रेलर में हम पहले ही मेजर इकबाल और हमजा की फाइट को देख चुके हैं।
अब बात करते हैं उजैर की, तो अरशद पप्पू ने उजैर के बाप को मार रखा था, तो हो सकता है कि पार्ट 2 में उजैर अरशद पप्पू से अपने बाप का रिवेंज लेगा। और भाई अगर ऐसा हुआ तो उजैर का ओवरऑल रहमान से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में उजैर ने अरशद पप्पू का सर काट कर उसके साथ फुटबॉल खेला था। तो अगर ये सीन पार्ट 2 में हम देखें तो शॉक मत होना, क्योंकि ये सब रियल में भी हो चुका है। तब बात करते हैं चौधरी असलम की, तो पार्ट 2 में हम चौधरी असलम को लास्ट टाइम देख सकते हैं, क्योंकि 2014 में चौधरी असलम एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था। तो भाई मैं तो अभी से पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम भी अपना एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर पार्ट 2 से लेकर कोई तुम्हारी थेरीज है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और फाइनल बात, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सिनेफाइल, बी नर्डी।